नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। हमारे देश में पुलिस कुछ भी कर सकती है। उसको अपने डंडे पर इतना भरोसा है कि वो उसके बलबूते कुछ भी साबित करने पर तुली होती है। उसको अपनी थ्योरी के आगे सब कुछ जायज नजर आता है। उसको कानून से फर्क घंटा नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे देश की पुलिस कानून व्यवस्था को डंडे से हाँकती है। वैसे ही जैसे कहा जाता है कि गई भैंस पानी में, ये कहावत क्यों और किसके लिए बनाई गई, ये अलग चर्चा का विषय हो सकती है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर यह कहावत कैसे फिट बैठती है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तमिलनाडु में तूतीकोरिन के सथानकुलम थाना में जयराम और उसके बेटे विनिक्स की मोबाइल एसेसरीज की दुकान है। इन पर आरोप है कि इन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोली, जिसके चलते पुलिस ने जयराम को हिरासत में लेकर स्टेशन पहुंच गई। लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उसने दुकानदार से मोबाइल फोन की डिमांड की, जिसको पूरा नहीं करने पर पुलिस ने जयराम को हिरासत में लेकर थाने चली गई और फिर वही डंडे वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस बीच बेटा भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है, जो अंदर जाने की कोशिश करता है, जहां पिता की चीखने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन पुलिस थाने में बेनिक्स को घुसने नहीं देती। थोड़ी देर में बेटे बेनिक्स को भी हिरासत में ले लिया जाता है और फिर दोनों को बेरहमी से मारा जाता है, जिससे अंग अंग दुखने लगता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। डॉक्टर दोनों की हालत देखकर फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है, लेकिन पुलिस के दबाव के आगे आखिरकार फिटनेस सर्टिफिकेट दे ही दिया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने जयराम और बेनिक्स की पेशी होती है। लेकिन बिना पूछताछ के और पुलिस की थ्योरी के आधार पर दोनों को हिरासत में भेज दिया जाता है। इस दौरान बेनिक्स की दोस्तों से बात होती है, तो बेनिक्स ने अपने मां का ख्याल रखने की बात अपने दोस्तों से कह दी, क्योंकि उसको भरोसा हो चला था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। यानी कि बेनिक्स की अगले कुछ घंटों में हालत बिगड़ने लगती है और फिर मौत हो जाती है। बेटे बेनिक्स की मौत के बाद पिता की भी हालत खराब हो जाती है और मौत हो जाती है। सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। इन मौतों के बाद हंगामा मचा तो हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान ले लिया है। इसी मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना का केस शुरू किया गया है, क्योंकि अदालत में मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार कांस्टेबल महाराजन ने कहा कि आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और फिर मजिस्ट्रेट के साथ महाराजन ने जांच में सहयोग करने से मना कर दिया। तो ये कैसे संभव होगा कि सीबीआई की जांच में महाराजन सहयोग करेंगे? ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी पुलिस की बर्बरता की निशानियां समाज का हिस्सा रही हैं। हर घटना के बाद एक शोर होता है, न्याय की मांग होती है और फिर शांति होती है। इसके बाद एक दिन फिर वही आता है जो दर्द को कुरेदने पर मजबूर कर देता है। फिर भी हमारा समाज सीखता नहीं है, बस सिर्फ भुलाना जानता है, बिना वजह के ताली बजाना जानता है। 1996 में भोजपुर में 4 युवकों को पुलिस वालों ने फर्जी एनकाउंटर में मार डाला। इस मामले की सीबीआई ने जांच की और उस जांच में सीबीआई ने एनकाउंटर को फर्जी बताया, जिसके बाद 4 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फर्जी एनकाउंटर में चारों युवक 18 से 25 साल के थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद खबर अखबारों में सामने आई कि हथियारों के साथ पकड़े गए 4 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और हथियारों को दिखा दिया गया। लेकिन सीबीआई जांच में सामने आया कि हत्यारे पुलिस वालों ने अपने प्रमोशन के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया। सोचे कितना सेवा भाव के साथ इन पुलिस वालों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया होगा, जिन्होंने अपनी कामयाबी के लिए 4 लोगों को मार डाला। उनकी मानसिकता क्या रही होगी? ये लोग सिस्टम और समाज का हिस्सा रहे, जिन पर लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने जुर्म कर निर्दोष लोगों को गुनहगार बना दिया। तो क्या हर मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एनकाउंटर करना आज का सिस्टम और समाज का हिस्सा बन गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 1991 में 10 सिख श्रद्धालुओं को आतंकवादी बताकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था, जिसमें लखनऊ की विशेष अदालत ने 47 पुलिसकर्मियों को हत्या करने का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिन लोगों का एनकाउंटर किया गया वो सभी सिख तीर्थ यात्री बिहार के पटना साहिब और महाराष्ट्र के हुजूर साहिब के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। तभी पीलीभीत के पास उन्हें पुलिस ने बस से उतारा और 3 अलग अलग जंगलों में ले जाकर गोली मार दी। इस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने माना कि इस फर्जी एनकाउंटर को इसलिए अंजाम दिया ताकि दोषी पुलिसकर्मियों का पदोन्नति का सपना पूरा हो सके। अदालतों के फैसले
दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद भी पुलिस की हिंसक घटनाओं पर रोक लगाना संभव नहीं हो पाया। अभी भी पुलिस की बर्बरता की कहानियां सामने आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की खबरें भी सामने आती रहती हैं। शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। और नेता सीना ठोक कर कहते हैं, जो बोली से नहीं मानेंगे वो गोली से मानेंगे। इन बयानों से जनता को फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि जातियों में बटे समाज में जब नेता अपने जाति धर्म के लोगों के बचाव में उतर आते हैं तो उसको आइडियल मानने वाले लोग भी तर्क और कुतर्क करने लगते हैं और उसका फायदा पुलिसकर्मी उठाकर अपना हित साध लेते हैं। अब आप लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड और पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को याद कर लीजिए। विवेक तिवारी की हत्या हुई, उसकी जांच हुई, सीसीटीवी सामने आया और सरकार ने मीडिया के दबाव में आकर मान लिया कि पुलिस वाला दोषी है, उसे जेल जाना होगा, क्योंकि मीडिया के दबाव में पुलिस वाले की थ्योरी पर सरकार और सिस्टम को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर केस में पुलिस पर सवाल उठे, परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने तय कर लिया था कि पुलिस वालों ने गलत नहीं किया, इसलिए एनकाउंटर सही है। क्योंकि जातियों के बंटवारे की लड़ाई में पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर की जांच की मांग पिस गई और फिर दिन गुजरने के साथ हर कोई भूल गया, क्योंकि इस मामले में मीडिया ने अपनी भूमिका को सही से नहीं निभाया। मीडिया ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि परिवार जो आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसकी जांच की भी बात नहीं की, बल्कि नेता के आगे नतमस्तक मीडिया ने नेता की बात को प्रमोट करने में लगा रहा। इसलिए नेताओं की सुविधा के अनुसार पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर की जांच के बाद पीछे छूट गई और विवेक तिवारी को इंसाफ दिलाने की तरफ सरकार बढ़ गई। इस तरह की घटनाओं पर रिसर्च करने वाली संस्था नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में पुलिस हिरासत में हर दिन 5 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें यूपी का नाम सबसे ऊपर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 1731 लोगों की हिरासत में मौत हो जाती है, जिसमें 1606 मौतें जुडिशियल कस्टडी में होती हैं और 125 मौतें पुलिस कस्टडी में हुई हैं और 125 मौतों में 93 मौतें पुलिस की प्रताड़ना से हुई हैं। सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद तमिलनाडु में 11 लोगों की, पंजाब में 11 लोगों की, बिहार में 10 लोगों की, मध्य प्रदेश में 9 लोगों की, गुजरात में 8 लोगों की, दिल्ली और ओडिशा में 9 लोगों की और झारखंड में 6 लोगों की, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में 5-5 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कई और प्रदेशों के नाम शामिल हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, उसे देख सकते हैं। ऐसी घटनाओं में मारे जाने वाले लोग कौन होते हैं? इस आंकड़े को अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा पुलिस वालों के निशाने पर कौन लोग होते हैं। जिन 125 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई, उनमें 60% यानी कि 75 लोगों का सीधा वास्ता गरीबी से है। 13 लोग दलित और आदिवासी शामिल हैं और मुस्लिम समाज से 15 लोग आते हैं। उन्नाव रेप मामले की कहानी कौन भूल सकता है। एक विधायक के शागिर्द सिपाहियों ने पीड़िता के परिजन को पुलिस हिरासत में इतनी यातनाएं दी कि मौत हो गई और जब पीड़िता को सुरक्षा देने की बारी आई तो उसमें भी लापरवाही सामने आई। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए डीके बसु केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी की पहचान और नाम का टैग लगा होना जरूरी है। गिरफ्तारी का ब्यौरा रजिस्टर पर लिखना होगा। गिरफ्तारी के समय एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के साइन जरूरी हैं। उसे एक दोस्त या फिर रिश्तेदार से बात करने की छूट दी जाए। गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकारों की जानकारी दी जाए, मेडिकल जांच कराई जाए और उसे वकील से मिलने की छूट दी जाए। ऐसे 11 नियम सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को जारी किए हैं। फिर भी पुलिस हिरासत में हिंसा की खबरें आती रहती हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की जा रही है। मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों का हनन का आरोप पुलिस पर पहले भी लगता था और अब भी लग रहा है, फिर भी सरकारें दखल नहीं देती। इसका मतलब क्या होता है? आपके आसपास जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या आप इन घटनाओं से कुछ सीखते हैं या फिर ऐसी घटनाओं के खिलाफ बोलते हैं? क्या करते हैं? अगर कुछ नहीं करते हैं तो समझ लीजिए एक सिस्टम ने आपको सड़ा दिया है और उस सड़े हुए सिस्टम का आप हिस्सा हैं, जिसमें आपको रहने की आदत लग गई है। वैसे ही जैसे कोई जगह हर समय बदबू मारती रहती है, लेकिन उस इलाके में रहने वाले लोग उस सड़ी हुई गंध में रहने के आदी हो जाते हैं और एक दिन उनको बीमारी मार देती है।
वैसे ही सड़े हुए सिस्टम का जब आप हिस्सा बन जाते हैं तो मान लीजिए उसका शिकार आप भी होंगे, क्योंकि आपने उस समय तमाशा देखा जब आपको बोलना चाहिए था। आगे और भी विषयों पर रिसर्च के साथ मुद्दों को लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप मुझसे टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं। मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। नमस्कार।